अनुशासन की दीवार और बच्चों का अकेलापन। वक्त का पहिया घूमता रहा। जब कबीर 11वीं कक्षा में था और नीरज 9वीं कक्षा में, तब विक्रम की ईमानदारी और काबिलियत को देखते हुए कंपनी ने उन्हें रीजनल हेड बनाकर दूसरे शहर भेज दिया। जो बच्चे अपने पिता के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, वे अचानक मां के साथ घर पर अकेले रह गए। इस दूरी ने बच्चों के मन में एक अनजानी असुरक्षा और दूरी पैदा कर दी। विक्रम हर थोड़े दिन में घर आते थे, पर जैसे जैसे बच्चे किशोरावस्था से जवानी की ओर बढ़े, विक्रम का स्वभाव एक सख्त और अत्यधिक अनुशासित पिता का हो गया। पहले कबीर का चयन मुंबई की एक कंपनी में हो गया तो विक्रम और प्रिया उसे लेकर मुंबई गए और उसके रहने का इंतजाम किया। कुछ समय पश्चात नीरज को भी उसी शहर में नियुक्ति मिली, लेकिन वो जगह कबीर के घर से काफी दूर थी। विक्रम और प्रिया उसे भी लेकर गए और उसका रहने का इंतजाम किया। उनका नियम था कि बच्चों को ऑफिस जाते समय और घर आने के बाद उन्हें फोन करके हर बात की जानकारी देनी होगी। वास्तव में वह कोई तानाशाही नहीं थी, वह एक दूर रहने वाले पिता का अपने बच्चों के प्रति गहरी चिंता का भाव था। वे डरते थे कि कहीं उनके बेटे इस आधुनिक शहर की चकाचौंध में भटक न जाएं। लेकिन जवान होते बच्चों को ये कड़ा अनुशासन, हर पल की पूछताछ और टोकना अपनी आजादी पर बंदिश लगने लगा। जब भी बच्चे सफर कर रहे होते तो उन्हें अपनी यात्रा का समय, विमान के उतरने का समय सब बताना पड़ता था। कुछ समय बाद विक्रम वापस अपने शहर आ गए, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। बच्चे अब अपनी मां प्रिया के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे, क्योंकि प्रिया उनकी हर बात में, उनकी इच्छाओं में उनका साथ देती थी। धीरे धीरे बेटों के मन में ये गलत धारणा बैठ गई कि उनके पिता न केवल उन पर, बल्कि उनकी आत्मनिर्भर मां प्रिया पर भी अपना प्रशासनिक प्रभाव और धौंस जमाते हैं। वे अपनी मां को एक पीड़ित के रूप में देखने लगे, जिसने उनके दिलों में पिता के प्रति आदर को बेहद कम कर दिया। अनन्या का प्रवेश और कार की स्क्रीन का वह संदेश। विक्रम अब अपने जीवन के 60वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। वे अपने कार्यालय में सर्वोच्च पद पर थे और अपने मददगार स्वभाव के कारण हर कर्मचारी के चहेते थे। इसी दौरान उनके पुराने शहर की एक महिला ने किसी परिचित के संदर्भ से उनसे मदद मांगी। उसका नाम अनन्या था। अनन्या रूप से सुंदर थी और उसकी इसी सुंदरता के कारण उसके विभाग के कुछ शीर्ष अधिकारी उस पर अच्छी नजर नहीं रखते थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अनन्या बेहद स्वाभिमानी थी। जब उसने विक्रम जी के बारे में सुना तो उसने उनसे मदद की गुहार लगाई। विक्रम ने एक संरक्षक और मार्गदर्शक की तरह उसकी कानूनी और विभागीय मदद की, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। चूंकि अनन्या भी उसी के गृह राज्य की थी, इसलिए दोनों के बीच शिष्टाचार की बातचीत जारी रही। दोनों में काफी अच्छी और गहरी वैचारिक दोस्ती हो गई। अनन्या अपनी पारिवारिक, सामाजिक और दफ्तर की सारी परेशानियां विक्रम से शेयर करती थी, क्योंकि उसे विक्रम के निश्चल स्वभाव में एक सुरक्षित मित्र दिखता था। वे दोनों सिर्फ फोन पर बातें करते थे, कभी व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं थे। दोनों को अपनी मर्यादा और सामाजिक सीमाओं का पूरी तरह ख्याल था। लेकिन विक्रम ने इस पूरी बात को अपने परिवार से छुपा कर रखा, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक रात विक्रम अपने परिवार के साथ बाहर डिनर करके अपनी कार से वापस आ रहे थे। नीरज आगे की सीट पर पिता के बगल में बैठा था। अचानक अनन्या का एक गुड नाइट का संदेश आया और वह गाड़ी की डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। नीरज को रात के उस पहर एक महिला का ऐसा संदेश देखकर बेहद अजीब लगा। घर आते ही नीरज ने विक्रम का फोन हाथ में ले लिया और उसे देखने लगा। चूंकि अनन्या ने अपनी कई बेहद निजी और दफ्तर की संवेदनशील बातें उस चैट में साझा कर रखी थी, विक्रम डर गए कि उनके बच्चे इस बातचीत का गलत मतलब निकालेंगे। इसी डर और झल्लाहट में उन्होंने नीरज के हाथ से फोन छीन लिया और वह पूरी चैट मिटा डिलीट दी। इस एक घटना ने घर में भूचाल ला दिया। बेटों ने चैट मिटाने को पिता का अपराध और मां के साथ विश्वासघात मान लिया। सबने विक्रम से बात करनी बंद कर दी। कबीर और नीरज, जो मुंबई में नौकरी करते थे, वे गुस्से में वापस चले गए। कुछ दिनों बाद प्रिया की बातचीत तो विक्रम से शुरू हो गई, क्योंकि वह उनके स्वभाव को जानती थी, लेकिन बच्चों के दिलों में नफरत बैठ गई। शायद इसलिए भी कि अब इन पर उनके पिता का कोई कड़ा नियंत्रण नहीं रहा था। वे मुंबई में पूरी तरह आजाद थे। पुराना मोबाइल, स्क्रीनशॉट और बुआओं का अलगाव। विक्रम का कोई बड़ा मित्र मंडल नहीं था, बस एक बचपन का लंगोटिया यार था मनोज, जो उनके सुख दुख का इकलौता साझीदार था, और एक दो मित्र थी जिनसे कभी कभी हल्की फुल्की हंसी मजाक की बातें हो जाती थी, क्योंकि वे आपस में काफी खुले और प्रगतिशील विचारों के थे। कुछ दिनों बाद बच्चे दोबारा घर आए थे। सब लोग घर पर थे सिवाय विक्रम के। घर की सफाई करते हुए नीरज को विक्रम का एक पुराना चालू फोन मिल गया। नीरज ने संदेह के वश में आकर उस फोन को पूरा खंगाल डाला।
उसमें उसे एक दो ऐसे पुराने संदेश मिले जो विक्रम और उनकी एक महिला मित्र के बीच हंसी मजाक में लिखे गए थे। आधुनिक और संवेदनशील पीढ़ी के इन बेटों के लिए वे शब्द अमर्यादित थे। घर में एक बार फिर से विक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। विक्रम ने इस बार अपने सारे आत्मसम्मान को परे रखकर हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, अपने मृत माता पिता की कस्में खाई कि उनका चरित्र बिल्कुल निष्कलंक है, लेकिन अहंकार की पट्टी बांधे बेटों ने एक न सुनी। दोनों भाइयों ने विक्रम को मुंह पर कह दिया कि आप हमारे लिए मर चुके हैं। इतना ही नहीं, नीरज ने गुस्से में आकर अपनी दोनों बुआओं लता और माया को कह दिया कि अब वो अपने भाई का पक्ष लेकर उन पर कोई दबाव न बनाए। नीरज का मकसद पिता को हर तरफ से अकेला करना था, लेकिन जब लता और माया ने वे संदेश देखे तो उन्हें इस पारिवारिक कलह से बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने इसे भाइयों और पिता का आपसी आंतरिक मामला मानकर खुद को विक्रम के इस पारिवारिक विवाद से पूरी तरह अलग कर लिया। जब अनन्या को ये पता चला कि उसके एक सामान्य संदेश और विक्रम जी की छुपाने की आदत के कारण उनका पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया है, तो वह आत्मग्लानि से भर गई। वह बेहद स्वाभिमानी थी। उसने फैसला किया कि वह इस परिवार में और अधिक टकराव या दरार का कारण नहीं बनेगी। वह चुपचाप विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई और बातचीत का वह आखिरी धागा भी टूट गया। पुत्र मोह की बेड़ियां और गांव का वह सूना एकांत। दिन, महीने और साल बीतते गए। दोनों बच्चे केवल अपनी मां से बात करते थे और पिता को जीते जी एक मृत व्यक्ति की तरह समझते थे। इसी कड़वाहट में विक्रम रिटायर हो गए। जीवन के जिस 60वें वर्ष के पड़ाव पर एक इंसान को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय विक्रम अपनी ही बनाए और बेटों द्वारा खींची गई दीवारों के बीच बिल्कुल अकेले थे। कुछ दिनों बाद लता दीदी के बेटे की शादी थी। पूरा परिवार वहां आया हुआ था। कबीर और नीरज भी मुंबई से पहुंचे थे, पर नफरत इस कदर हावी थी कि बेटों ने पिता विक्रम के साथ एक गाड़ी में बैठने से साफ मना कर दिया। समाज के सामने सब अलग अलग गाड़ियों से गए। विक्रम के लिए ये सामाजिक और मानसिक अपमान किसी जहर के घूंट जैसा था। प्रिया भी अब अपनी नौकरी से रिटायर हो चुकी थी। शादी खत्म होते ही दोनों बेटों ने अपनी मां पर एक क्रूर भावनात्मक दबाव बनाया। उन्होंने प्रिया के सामने शर्त रख दी, या तो आप इस बूढ़े के साथ रहिए और हमें हमेशा के लिए भूल जाए, या फिर हमारे साथ मुंबई चलिए और इनसे सारे रिश्ते तोड़ लीजिए। बेटों का ये कदम उनके अपने डर और मां को अपने पास रखने की जिद का परिणाम था। एक मां अंततः पुत्र मोह के आगे हार गई। प्रिया ने रोते हुए बेटों के साथ जाने का फैसला किया और विक्रम का दामन हमेशा के लिए छोड़ दिया। विक्रम, जिन्होंने जीवन भर मजदूरी से लेकर रीजनल हेड बनने तक का सफर पूरी ईमानदारी से तय किया था, उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर अपनी पत्नी और बच्चों के इंतजार में बिल्कुल अकेले रह गए। हारकर वे अपने पुश्तैनी गांव लौट आए। गांव के उस सूने बड़े मकान में 5 साल बीत गए। 5 लंबी सर्दियां और तपती गर्मियां विक्रम ने सिर्फ इस आस में गुजार दी कि शायद कभी किसी बंद कपाट पर कोई दस्तक होगी, शायद कभी किसी बेटे का फोन आएगा, या प्रिया अपनी भूल मानकर लौटने का साहस जुटा पाएगी, वही प्रिया जिसके साथ मिलकर उन्होंने पाए पाए जोड़कर अपना घर बनाया था। मुंबई की चकाचौंध में बेटों को लगा कि पिता गांव में ठीक होंगे, और पिता के स्वाभिमान ने कभी दोबारा झुकना नहीं सीखा। इस संवादहीनता के बीच सिर्फ उनका चचेरा भाई राहुल और उनका इकलौता मित्र मनोज ही थे, जो अंतिम समय तक उनकी दवा, उनके खाने और उनके अकेलेपन के साझीदार बने रहे। राहुल रोज उनसे मिलने आता, उनके फीके पड़ चुके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता, पर अंततः इंतजार की वे घड़ियां विक्रम जी के कमजोर हो चुके दिल को लील गई। उपसंहार, गांव के उसी शमशान घाट पर जहां विक्रम जी का अंतिम संस्कार हो चुका था, वहां सिर्फ राहुल और मनोज ही नहीं खड़े थे। दूर पेड़ों की ओट में एक सुंदर लेकिन बेहद उदास चेहरा भी खड़ा था। वह अनन्या थी। जब विक्रम के अभिन्न मित्र मनोज से अनन्या को यह पता चला कि विक्रम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वह अपनी सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखकर चुपचाप उस जगह पहुंची जहां वह अपने उस निश्चल मार्गदर्शक की शांत हो चुकी चिता की भस्म को अपनी अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि दे सके। उसकी आंखों में दुख था कि एक सच्चे इंसान को दुनिया ने कितना गलत समझा। जब कबीर और नीरज बदहवास हालत में गांव पहुंचे और पिता की उस ठंडी हो चुकी चिता की राख और अस्थियों के सामने खड़े हुए, तो उस राख को देखकर उन्हें अपनी गलतफहमी, अपना अहंकार और अपनी कथित आजादी जलकर खाक होती हुई महसूस हुई। वे सोचने लगे कि जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उनके लालन पालन, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगा दी, अंत में उसे क्या मिला? मुखाग्नि देने का हक तो वे पहले ही खो चुके थे, अब उनके हिस्से सिर्फ एक अंतहीन अपराधबोध था। प्रिया जी की सूनी मांग और बेटों के बहते आंसू अब उस 5 साल के सन्नाटे को नहीं भर सकते थे। इस कहानी में कोई भी पूरी तरह गलत नहीं था, सब अपने अपने हिस्से के सच और सिद्धांतों को पकड़कर बैठे थे।
पिता अपनी असुरक्षा में सही थे, बेटे माँ के प्रति अपने अति संवेदनशील स्वाभिमान में सही थे, और माँ अपने पुत्र मोह में लाचार थी। लेकिन इस सही होने की जंग में अंततः रिश्ते हार गए और पीछे छोड़ गए तो बस एक ताउन कचोटने वाला अनसुलझा पछतावा।